हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हॉल इफ़ेक्ट, है ना। हॉल इफ़ेक्ट अपन लोगों ने स्टार्ट किया था कि हॉल इफ़ेक्ट जो है किस तरीके से काम करता है। अपन ने मेटल के ऊपर इसके लिए बात की थी कि फिजिसिस्ट रहे हैं एक हॉल। उन्होंने कहा था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टिंग प्लेट पे अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि अगर उसकी एक डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो किया है तो उसके तीसरी डायरेक्शन में जो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें करंट जो है वो फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखें आप, हमने इसके डायग्राम को समझ लिया था, पूरा ये देख लिया था पूरा सिस्टम, है ना। और पूरा इसका मतलब वो भी दे दिया था कि क्यों ऐसा होता है, फोर्स लगता है ना, एक जिसकी वजह से एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस के सेपरेट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वही क्या है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको अपन EH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात अपन लोग कर चुके थे। ठीक है, अच्छा अभी देखेंगे अपन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया है हॉल्स इफेक्ट का। इसके बाद अपना आता है कि किस तरीके से इसको मैथमेटिकली अपन लोग करेंगे और इसके अलावा इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स जो हैं या कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको अपन डिराइव करेंगे जो अपन से जनरली पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले देखें, फॉर स्टेबल स्टेट यानी कि स्थिर अवस्था में, स्टेबल स्टेट, जो लॉरेंज फोर्स होता है उसको क्या जानते हो आप, लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक, मैंने बताया था ना आपको, जब भी कोई चार्ज चार्ज जब मूव करता है तो उसकी मूविंग पोजीशन की वजह से उसमें फोर्स जो लगता है उसको अपन लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और लॉरेंज फोर्स कितना होता है, F=Q। वैसे बेसिकली इसकी जो लॉरेंज फोर्स की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE+V×B। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा ना भाई। लॉरेंज फोर्स जो है दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वैसे बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, लेकिन अगर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। इसलिए यहाँ पे अपन ने जो लॉरेंज फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस का सम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का दोनों का सम होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना होता है, QE होता है, और मैग्नेटिक फोर्स आप सभी ने 12th क्लास में पढ़ा है, QV×B होता है। इसी को तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं ना। देखो QE+QV×B। ठीक है, अब इनके नाम जो अपन ने यूज़ किए हैं वो लिख देते हैं। जैसे E कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, EH। V यहाँ पे कौन सी काम करेगी, VD। VD क्या है, VD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अफवाह वेग, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हिंदी में बोलते हैं अपवाह वेग। ये भी आप पढ़ के आए हो 12th क्लास में। ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कौन सी थी, Z डायरेक्शन। BZ हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली BZ है। ठीक है ना, तो वो सब हमने लिख दिया, बस उनके नाम लिख दिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है, F=QE+V×B। समझ में आ गई। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर Q=टू चार्ज एंड VD=टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अपवाह वेग। अब देखें इज क्या होगा, स्टेबल स्टेट में ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमने ये तो कहा फॉर स्टेबल स्टेट लॉरेंज फोर्स दिस विल इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जब चार्ज स्टेबल स्टेट में होगा तो उसके ऊपर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्यू ज़ीरो में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये तो आएगा EH=टू माइनस का VD×B, बिकॉज क्यू चला जाएगा ज़ीरो में, ये चला जाएगा उधर नेगेटिव में, और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं डायरेक्शन वगैरह को अगर मैं साइड पे रखूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्शन हटाऊँगी तो माइनस साइन भी हटाऊँगी और डायरेक्शन भी हटाऊँगी, तो VD×BZ, है ना, ये लिख सकती हूँ मैं। मतलब मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, इक्वेशन डाल देते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, और तो कोई इक्वेशन अपनी आई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बात डिस्कस की थी आपसे, धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है भाई, धारा बटे आयतन, सॉरी धारा बटे क्षेत्रफल, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया जो है वो करंट डेंसिटी या फिर धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, इस बात का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, तो अब अपन डेरिवेशन में भी इसको बता देते हैं। एज वी नो ड्यू टू करंट फ्लो IX, करंट डेंसिटी JX,
और जे एक्स कितनी होगी आपके पास, करंट डेंसिटी। आप ये भी पढ़ के आए हो कहाँ, जब आपने 12th क्लास में जहाँ पे आपने अपवाह वेग पढ़ा था, तो वहाँ उस अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने करंट डेंसिटी भी निकाली थी। अगर आपके पास बुक है 12th की तो आप उसको खोल के देखना, ठीक है ना। तो वो आपके पास आती है NQVD, क्योंकि अब मैं उन सबको यहाँ पे डिराइव नहीं करा सकती, इन सब के डेरिवेशन आपके 12th क्लास में थे, अपवाह वेग के बारे में, और अपवाह वेग से किस तरीके से करंट डेंसिटी निकाली जाती है, इन सभी के डेरिवेशन आपके कहाँ थे, 12th क्लास में, ठीक है ना। तो वो अपने इधर नहीं है, आपको पुरानी चीज़ें वापस से देखनी पड़ेगी, तो आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे आपको मिलेगा NQVD। क्यू चार्ज है, VD अपवाह वेग है, और N क्या है, N है आवेश वाहकों की संख्या प्रति एकांक आयतन, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में या 1 मीटर क्यूब में जितने चार्जेस हैं वो है स्मॉल n। तो इससे मिलकर के क्या मिलता है आपको, Jx। बाकी जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है करंट डेंसिटी की वो होती है J इज इक्वल टू I/A। लेकिन हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग प्लेट के रिगार्डिंग इसके लिए अपन ने अपवाह वेग निकाला हुआ है VD, और उसके लिए जो Jx होती है और वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला NQVD। समझ में आ गई। आपको ये जानना है कि ये कहाँ से आया, 12th क्लास की बुक में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि स्मॉल n क्या है, इधर ही बता देती हूँ। वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर यहाँ 2 से आप VD की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, JX/NQ आएगी। उस VD की वैल्यू को मैं उठाकर इक्वेशन 1 में रखूँगी, ठीक है ना। ये करेंगे अपन, देखिए नाउ put the value of VD from इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। VD की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठानी है और रखनी कहाँ है, 1 में रखनी है। 1 में हमारे पास क्या है, EH है, और वो कितना है, VD×BZ है। VD की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, JX/NQ। उसको मैं यहाँ रख रही हूँ JX/NQ को, तो मेरे पास कितना मिलेगा, देखें तो JX/NQ इंटू BZ, ठीक है ना। NQ इसके साथ में है ना, इसका सब्सक्रिप्ट मत समझ लेना आप, ठीक है। अब यहाँ से देखें EH और ये JX/BZ को मैं इसके नीचे लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, EH/JX/BZ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/NQ। अब यहाँ पे हमें सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पता है। देखो EH क्या है, EH है हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। JX क्या है, जो हमने x डायरेक्शन में करंट फ्लो किया है, या आप कह सकते हो कि जो करंट डेंसिटी है वो है, ठीक है। BZ क्या है, BZ इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल q इज चार्ज कैरियर, ये चार्ज है हमारे पास, जो हम जानते हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19, वो है ये वाला q, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ना 1/NQ, इसको बोलते हैं अपन RH, यानी कि हॉल कांस्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसको क्या बोलते हैं, RH, और ये क्या कहलाता है, हॉल्स कांस्टेंट, यानी कि हॉल नियतांक कहलाता है ये। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि EH/JX/BZ क्या होता है, RH होता है, या फिर RHE क्या होता है, 1/NQ। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में। अगर आपको पेपर में जैसी भी क्वांटिटी दे रखी है, आपको उस बेसिस पे आप हॉल्स कांस्टेंट का वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये दे दिया, B दे दिया, J दे दिया और B दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दैट मीन्स RH इज इक्वल टू EH/JX/BZ। अगर उसने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दे रखे हैं देन आप ये वाला यूज़ करोगे। पर आपको ध्यान रखना है कि EH/JX/BZ इज इक्वल टू 1/NQ इज इक्वल टू RH इज कॉल्ड हॉल्स कांस्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो आता है। समझ में आ गई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, हॉल्स कांस्टेंट कहलाता है। अब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अपन EH की वैल्यू पता लगा लेते हैं, JX की वैल्यू पता लगा लेते हैं, BZ की वैल्यू पता लगा लेते हैं, और इन सबको पता लगा के फिर अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, RH। मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, थ्योरेटिकली तो ठीक है, क्योंकि अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं इसका बेसिकली हॉल कांस्टेंट निकालने का, तो उसमें अपन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर अपन को क्या मिल जाता है, RH, यानी कि हॉल्स कांस्टेंट मिल जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि हॉल्स कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है, RH। ज़रा ध्यान से सुने,
RH हमें ये बताता है कि आवेश वाहकों की प्रकृति कैसी है, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे हैं तो कौन से फ्लो हो रहे हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, दैट मीन्स उनकी नेचर कैसी है, वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर वो नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता लगेगा? देखो, अगर RH की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है, ठीक है ना, मतलब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास हॉल कांस्टेंट निकलेगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसमें आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और अगर RH की वैल्यू प्रैक्टिकली आपको पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टिंग प्लेट में वो कौन है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि होल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? जब RH नेगेटिव मिलेगा, और होल्स कब होंगे चार्ज कैरियर? जब RH पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आ गई? तो हॉल्स कांस्टेंट हमें कुछ जानकारियाँ भी देता है कि हमने जो कंडक्टिंग प्लेट यूज़ की है उसमें चार्ज कैरियर्स की नेचर कैसी है। बात समझ में आ गई? तो इस बात को लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे इसको? बाय हॉल्स कांस्टेंट we obtain some important facts or conclusion, you can say facts or conclusion as, है ना, यानी कि हॉल कांस्टेंट से हमें निम्नलिखित जो है इम्पॉर्टेंट तथ्य या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, है ना। क्या क्या है? नंबर 1, पहला तो ये कि by Hall's constant RH, we can find the nature of charge carriers. कैसे पता लगेगा? If RH is obtained negative, then charge carriers in conducting plate is negative electrons. Charge carriers in conducting plate are electron, and similarly if RH is positive, then charge carriers in conducting plate is positive. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि कई बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से जो है पढ़ना लिखना छोड़ दिया है और कई नहीं, 90% बच्चे ऐसे ही होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो मेरी तो आप सभी को यही सलाह है भाई कि पढ़ते तो रहो। वैसे भी पूरा दिन है, पूरा दिन क्या ही करते होगे आप लोग? आपको जो भी करना है, मस्ती वस्ती करनी है कर लो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन 2-3-4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए कंटिन्यू रखना। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ही थोड़ा बहुत कोविड पे लगा ना इनको कि अभी कंट्रोल हो गया है, तो ये खोलते ही के साथ सबसे पहले जो है जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग है ना वो करवाएंगे। आप लोग देखना इस चीज़ को, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे, ये बात भी आप जानते हो, ठीक है ना। तो फिर बाद में आप लोग पैनिक होगे, उससे अच्छा ये है कि आप अपने रोज़ का 2-3 घंटे का रूटीन बना के रखना, उसको बिगाड़ना मत। मतलब 2 या 3 घंटे आप हर सब्जेक्ट के लिए टोटली कह रही हूँ मैं, रोज़ाना कि आप कंसिस्टेंटली अगर ये टाइम निकाल करके चलोगे ना तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना भाई, ये मेरी आप लोगों को सलाह है। बाकी तो मर्ज़ी है आपकी, आप बड़े हैं, अब बच्चे तो है नहीं। देखें, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि RH नेगेटिव मिलेगा, दैट मीन्स कि अच्छा इसमें H जो है वो इसके नीचे है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव है तो होल्स होंगे। दूसरा क्या पता लगाता है ये, अच्छा जैसे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए RH की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, कुछ के लिए पॉजिटिव है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। इनके लिए क्या मिलती है? RH की वैल्यू देखी गई है कि प्रैक्टिकली नेगेटिव मिलती है। लेकिन जिंक है, कैडमियम है, उनके लिए पॉजिटिव मिलती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि RH, आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल RH इज़ नेगेटिव फॉर सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा, एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर जिंक, कैडमियम एट्सेट्रा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि अगर आवेश वाहकों के आवेश को अपन Q के बराबर मान लें, मतलब या फिर अपन कह दें कि Q जो है वो इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर है, ठीक है ना। तो ये जो RH है इसकी वैल्यू आपको दिख ही रही है कि स्मॉल n के कैसे है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बहुत क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आर एच की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और जब ये कम होंगे तो ये ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स के हॉल्स कॉन्स्टेंट हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है ना। तो ये दो बातें हमें पता चलती है, या फिर आप इसको इक्वेशन डाल दो, दो के बाद है ना इसको 3 डाल दो, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड आर एच इज़ inversely proportional to the number of charge carriers, स्मॉल n। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जिसका हॉल गुणांक कम है, यानी कि आर एच की वैल्यू जिसकी कम है, तो उसके लिए चालक में आवेश वाहकों की संख्या ज़्यादा होगी, और जिसके लिए हॉल गुणांक का मान कम है, उसके लिए क्या होगा, जिसके लिए हॉल गुणांक का मान ज़्यादा होगा, उसके लिए आवेश वाहकों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो आप ये बड़ी बात लिख लेना, मतलब हमें पता क्या चलेगा इससे, मैं ही लिख देती हूँ। इफ़ दिस मीन्स दैट इफ़ RH is high for any material, then small n is low and vice versa। vice versa मतलब इसका उल्टा भी सच है, यानी कि अगर n की मान ज़्यादा होगा तो RH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है बात। इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन ये जो है हॉल्स कांस्टेंट हमें देता है। हम गतिशीलता की बात करेंगे, जो भी आपने गतिशीलता भी अपने 12th क्लास में पढ़ी है, तो जब आप इसको देखो ना, वी को यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, और जे को जो आपका घनत्व है, धारा घनत्व, तो उसी टाइम आप क्या करना कि आप गतिशीलता के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है ना। वो भी अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन निकालेंगे कि गतिशीलता क्या होती है। ठीक है। तो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।